बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हफ्ते का आज रोज़ है और दाता की नगरी शहर लाहौर में दाता के उर्स की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। 11 साढ़े 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। रस्म चादर पोशी से बाकायदा उर्स तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा। ये 3 रोज़ा उर्स तकरीबात हैं जिनका आज आगाज़ होगा। कल इतवार का रोज़ है और फिर पीर के रोज़ इख्तितामी दुआ के साथ उर्स तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये 3 रोज़ा तकरीबात में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम लाहौरियों से कि ताउन करें उन तमाम इदारों के साथ जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जो इंतज़ामिया के जितने भी एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। और अगर कहीं रास्ता बंद किया जाता है, अगर आप उर्स के लिए जा रहे हैं शिरकत के लिए, अगर आपको कहा जाता है कि यहाँ तक पार्किंग महदूद है, आगे से आपने पैदल जाना है, बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, प्लीज़ ताउन कीजिए ताकि बहुत अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से ये तमाम मामलात अंजाम को पहुँचे। हम दुआ गो भी हैं। इसके साथ साथ उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में क्या क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स शामिल होंगे, ये भी कल भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज आपको बराह रास्त दिखाएंगे भी कुछ उर्स तकरीबात के हवाले से जब बाकायदा रस्म चादर पोशी होगी और तमाम डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक रौनक, एक मेले वाला समा होता है। मुझे अपना बचपन याद आता है। 1-1.5 महीना तकरीबन ना उर्स के बाद भी वो मेले ठेले वाला समा होता था। कतलम्मे लगे होते थे और फिर बहुत जब हम छोटे थे तब ये भी हम देखते थे कि वहाँ मीनार पाकिस्तान के पास और दाता दरबार के पास ही सर्कस का भी एक वो मेला सजा होता था। हर गुजरते टाइम के साथ कुछ चेंजेस तो आए हैं, लेकिन स्टिल छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं। दूर दराज से, दूसरे शहरों से ज़ायरीन बड़ी तादाद में टोलियों की सूरत में आ रहे हैं। एक वो जो रिवायत होती है ना, वो हमेशा नए तरीके से सामने आ रही है और आप ज़ायरीन की तादाद के वो तो हमेशा ही बढ़ती चली जा रही है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनसे जान लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे हम टॉप ऑफ। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब, सीनियर रिपोर्टर दुर्र नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। खोकर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज से 3 रोज़ा उसकी तकरीबात? जी बिल्कुल, आज से जो 3 रोज़ा तकरीबात है हज़रत दाता गंजबख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की वो शुरू हो चुकी हैं और पीर को जो हुकूमत पंजाब ने लाहौर शहर में मकामी छुट्टी का भी ऐलान किया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे मुल्क से ज़ायरीन आ रहे हैं, गैर मुल्कों से, इंडिया से ज़ायरीन आए हुए हैं और उन ज़ायरीन के लिए वहाँ पर ख़ास बैठने के लिए, उनके पीने के लिए, उनके सबीले के लिए सारा जो इंतजाम किया गया है। और इस वाले से वहाँ पर नात के प्रोग्राम और नातिया मशारे जो होते हैं वो भी होंगे और इस वाले से तकरीबात होगी और भरपूर एक समा है मेले का। और इसके अलावा वहाँ पूरे पाकिस्तान से मलंग जो है वो भी आए हुए हैं वहाँ पर। हाँ जी, और ये हज़रत दाता गंजबख्श की रहमतों की वजह से लाहौर शहर में तरक्की है और हम सब भी दुआ गो हैं कि हज़रत दाता गंजबख्श हमारे लिए भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी जो है ना वो कामयाबी दे। दाता की नगरी में बहुत सारी बहारें और फिर एक बहुत बड़ी चीज़ ये है, हमेशा से हम भी सुनते आ रहे हैं, ना तो यहाँ कोई भूखा सो सकता है और ना ही कोई बेछत बेआसरा अपने आप को महसूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी नगरी है दाता की नगरी, जहाँ से हमेशा बहुत सारे लोग फैज़याब तो होते ही होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं। ऐसे ही दुर्रे ने आप? बिल्कुल ऐसी बात है। मैं वाक़या शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी सुनाया था कि मेरे एक स्कूल फेलो की लाहौर में वालदा फौत हो गई और मुझे वो याद है कि वो बड़ी ईद का दिन था। तो हम लोग सुबह सुबह फजर के टाइम निकले और बड़ी ईद कुर्बानी का दिन था, तो हमने वहाँ पे शिरकत की जनाजे में तदफीन हुई। वहाँ से जब निकले ना तो हम 5-6 दोस्त थे, तो हम सोच रहे थे यार आज बड़ी ईद का दिन है और हमने गोश्त नहीं खाया, कैसी बात है, शाम तक पहुँचेंगे तो लोग अपने निकल चुके होंगे। तो एक ऐसे दोस्त ने कहा यार दाता साहब चलते हैं। हम दाता साहब गए हैं, हमने दुआ की है, वहाँ पर फातिहा पढ़ी है। उसके बाद जब बाहर निकले ना तो एक बंदा आया आके जी खाना खा ले। हमें 5 को वो ले गया, पास ही उसने वो जो लंगर खाना था वहाँ बिठा दिया और यकीन करें देसी घी में बना हुआ मटन आया है। तो मुझे ना वो बात भूलती नहीं है ज़िंदगी में कभी भी। आपकी जो बात है ना कि बंदा कभी भूखा नहीं सोता, दाता साहब की ये बरकत मेहरबानी है कि लाहौर इतने बुरे हालात के बावजूद भी सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे पोल्यूशन, यहाँ पे आलूदगी, पानी के मसाइल बहुत सारे, आपके हर चीज़ है। लेकिन जिस वक्त दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे आए उसके बाद लाहौर बसना शुरू हुआ तो वो दाता नगरी के नाम से आज भी पहचाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं छोटे होता स्कूल में जब पढ़ता था तो तालीम व तरबियत बड़ा मशहूर एक रिसाला था और बड़े रसाले थे। तो जब उर्स आता था ना तो उस मंथ में
वो दाता साहब की वो सारी प्रोजेक्शन करते थे और उसके हवाले से पूरी स्टोरीज छपती थी। और वही आपकी बात जो आपने इंट्रो में कही कि बच्चे हैं उनको लेके जाते हैं उनके वालिदैन, वहाँ पे वो मेले ठेले होते हैं, सर्कस होता है और मुख्तलिफ चीज़ों पे अच्छा, वो ये वैसे इन्वॉल्व हमारे होते बचपन में हैं। होता जी था। जी बिल्कुल, अब तो कुछ अब नहीं होता। कुछ वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी रीजन रीजंस थे। देखिए जब बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे अटैक्स होने शुरू हुए, बहुत ज़्यादा आपको इनसिक्योरिटीज़ होनी शुरू हुई, तो उस वक्त थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क दुश्मन नासिर जो हैं वो सबसे पहले हमारी मजहबी जो है अकीदत और उनके ऊपर अटैक्स करते हैं। जी। उसके बाद ये मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं। तो वो दो टॉप टारगेट थे जिसकी वजह से ये कम हुआ। लेकिन वक्त के साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर की रौनक और बहुत कुछ रिवाइव हो रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अगर आप पिछले कई सालों में देखें तो मेला चरागा हो गया, जश्न बहारा हो गया, उनकी रौनकें थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हो गई है। अल्लाह ताला मतलब कि इस मुकद्दस और इस बाबरकत महीने और बाकी मामलात के सदके मैं तो कहता हूँ कि लाहौर की रौनकें बहाल हों और दाता की नगरी जो है ना, सही दाता की नगरी फिर रोशनी और चिरागों वाली बने। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम भी दुआ को हैं। और दुआ ये भी है कि ये 3 रोज़ा उर्स तकरीबात जो हैं बहुत ही खुश उसलूबी से अपने अंजाम को पहुँचा। लेकिन अगेन ताउन आप लोगों का दरकार है। वो लोग जो कि जिनका हर रोज़ उस रास्ते से गुजर होता है, कुछ दिन के लिए ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार कर लें ताकि आप भी परेशानी से बच सकें और जो लोग उस तकरीबात में शिरकत के लिए आ रहे हैं उन्हें भी परेशानी का सामना ना हो, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो बेहतर यही है कि कुछ दिन के लिए आप ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार कर लें। आज की पहली खबर है जी, हुकूमत ने मच्छर की रोकथाम के लिए ये फैसला किया है। डेंगू का ये सीज़न और मेरे ख्याल से वो जो पीक, क्योंकि बारिशें जब होती हैं तब हम देखते हैं कि डेंगू ज़्यादा सर उठा लेता है। वैसे तो आपको ओवरऑल पूरा साल ही अब हर चीज़ से एहतियात ही करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, ये कोई हल नहीं है कि हर मसले पर पर्चा दर्ज किया जाए, हर मसले पर मुकदमा दर्ज किया जाए, ये कोई हल नहीं है। डेंगू का हल यह है कि लोगों को आगाही दी जाए और घर घर डेंगू की टीमें दे जाएँ। और डेंगू का जो सर्विलेंस की जो टीमें हैं वो क्या कर रही हैं शहर में, वो डेंगू को क्यों नहीं कंट्रोल कर रही, और हुकूमतों का महकमा हेल्थ हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठा हुआ है, वो इस हवाले से इकदाम करे। और मीटिंग हो रही है, खेल रहे हैं, अमली तौर पर देखें कि लोगों के घरों में डेंगू लार्वा मिल रहा है। अब मेरे घर में परसों डेंगू लार्वा निकला है, अब मैं इसका मतलब मेरे पर पर्चा दर्ज हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी खबर है। उसमें मेरा क्या कसूर है? उसमें मेरा क्या कसूर है? साहब आप जगह अपने घर में देखें ना, तो आपने सफाई की है, सारा कुछ पानी भी फासी इंतजाम भी किया है, लेकिन वो डेंगू स्प्रे नहीं आ रहा था जिसकी वजह से डेंगू लार्वा निकला है। हुकूमत को चाहिए कि डेंगू स्प्रे करें, डेंगू इकदाम करें, डेंगू की आगाही लोगों को मुहिम दे। और जो गाड़ियां घरों के बाहर वाश करते हैं या जहाँ कूलर के पास पानी खड़ा होता है वो पानी दावत दे दिया आपके घर, बिल्कुल वो पानी जो है कंट्रोल करे। और इस हवाले से जो डेंगू इकदाम है वो किए जाए। हर मसले का के पर्चा दर्ज कर दो, जेल में बंद कर दो, ये इंतहापसंदी नहीं होनी चाहिए। अक़दामात होने चाहिए। मैं खोकर साहब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैं एग्री करूंगा इस बात पे कि सज़ा देना हर चीज़ का हल नहीं है। हमने यहाँ पे देखा कि मार्च अप्रैल से ही टीमें मुतहरिक हो जाती थी। डिप्टी कमिश्नर चाहे वो कैप्टन उस्मान थे, मिंगल साहब थे, सुमैर साहब थे, कोई भी था, यही दोनों ख्वाजा साहिबान भी थे, ख्वाजा साहिबान मिनिस्टर्स थे, वो मौके पे निकलते थे और प्री एजम्पशन जो प्री आप मेजर्स होते हैं वो लिए जाते थे। आपको जगह जगह स्प्रे होते नजर आते थे, चेकिंग्स होती थी, कब्रिस्तान, आपको बियाबान इलाके, छतें, कूलर, आपकी वॉक्स हो रही होती थी। आपके स्कूलों के अंदर मैंने खुद जाके कवर किया, लेक्चर हो रहे होते, जीरो पीरियड हो रहे होते थे। भाई आप वो कहाँ पे रिवायतें चली गई? आप इस चीज़ से निकल आए कि आपने हुकूमत और वज़ीर आला की खुशनुदी के लिए जो उनकी सोच है आपने उस पर चल पड़ना है। आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है ना। आप कमिश्नर लाहौर अगर हैं, आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं, आपको भी हुकूमत ने एक जॉब डिस्क्रिप्शन दी है। आपको पता है हमने क्या करना है, आपको पता है आपने प्रोग्राम कैसे करना है। खोकर साहब को पता है उन्होंने अपनी बीट को किस तरह करना है कवर, मुझे पता है कि मैंने काम किस तरह बाहर निकल के करना है। हमें जितनी भी मर्जी इमरजेंसी आती रहे, हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमने क्या करना है। अब जब से ब्यूरोक्रेसी इस रविश से उतरी है, मैं हमेशा ब्यूरोक्रेसी इस बात पर तनकीद करता हूँ कि जब से उन्होंने अपना किबला कहीं और तयन कर लिया है उसके बाद से वह फारिग एक खोकर साहब का कमेंट, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। साहब वाकई ब्यूरोक्रेसी ने किबला अपना और तरफ किया। बिल्कुल, अब देखिए कितनी दफ़ा डीसी ने जो है डेंगू के लिए दौरे किए हैं, बताया मुझे कितनी दफ़ा डेंगू की तलाश करने के लिए जो मिनिस्टर हेल्थ जो है बाहर निकले हैं। और कितनी दफ़ा डेंगू के लिए शहबाज शरीफ जो है ना वो रोजाना मीटिंगें करते होते थे, सुबह 7 बजे शहबाज शरीफ मीटिंगें करते थे जब वज़ीर आला थे डेंगू के हवाले से। कितनी वज़ीर आला ने डेंगू के हवाले से मीटिंगें की है, आप बताएं। आपके मोहल्ले में कितनी दफ़ा डेंगू स्प्रे वाले आए या डेंगू अवेयरनेस करवाते हैं, कितने अखबारात में इश्तिहार दिए गए डेंगू के लिए कि ये इकदाम करें, लोगों को आगाही दी गई है, आप पकड़ लो, जेल में डाल दो, मुकदमे दर्ज कर दो। ये क्या हाल है? फिर लोग भी हथियार आगे से उठाएंगे।
अदालतों में केस जाएंगे, अदालतों का काम बढ़ जाएगा। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई हल नहीं है। हल जो है ना इकदामात करना चाहिए। साहब चीफ सेक्रेटरी साहब सीएम साहिबा के साथ साथ मौजूद होते हैं। बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में नहीं आते, वो सारा दिन चीफ सेक्रेटरी सीएम के साथ रहते हैं और पब्लिक डीलिंग की चीफ सेक्रेटरी को नहीं होती। ये काम है इनका। नहीं, चीफ सेक्रेटरी का काम हर वक्त सीएम के साथ रहना नहीं है। चीफ सेक्रेटरी का अपना दफ्तर है, वहां वो बैठे, वहां पब्लिक डीलिंग करे, वहां पर मीटिंगें करे, वहां पर काम करे। और डेंगू के वाले से चीफ सेक्रेटरी की भी ड्यूटी बनती है, वो भी डेंगू के वाले से काम करे। लेकिन चीफ सेक्रेटरी सारा दिन वज़ीर आला के साथ रहता है, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये देखें, कोई अच्छी बात नहीं है। आप अफसरों को, वज़ीर आला को भी चाहिए और उनको भी हम दरख्वास्त करेंगे कि सारा दिन अफसरों को अपने साथ लेके, अफसर तो बल्कि ऐसी रिवायत डाल गए कि अफसर वज़ीर आला की गाड़ी चलाना शुरू हो गए हैं। और ये कभी भी ऐसा नहीं होता था। मैं एक दिन हंस रहा था, कहीं पे सीएम साहिबा का दौरा था, इन्हीं मौजूदा सीएम साहिबा का, तो उनके स्टाफ से मैं हंस रहा था। मैंने कहा कुछ काम बेहतर हो रहा है? कहते भाई इस पर सबसे ज़्यादा नौकरी जो है ना वो ख़तरे में वज़ीर आला के ड्राइवर की है। मैंने कहता जी सारा दिन तो गाड़ी कोई और चला रहा होता है और वो बेचारा फारिग बैठा होता है। तो वो मजाक में आपस में एक दूसरे को छेड़ रहे थे, स्टाफ जिस तरह हम लोग आपस में छेड़ रहे होते हैं। तो मुझे बात तो उसकी सुन के वो मजाक मुझे बड़ा हुआ और मेरे ज़हन में पॉइंट आया कि यार वो बेचारा सारा दिन वेला बैठा रहेगा, कभी कोई। तो ये चीज़ है ना, रिवायत अच्छी नहीं है। बल्कि मैंने तो ब्यूरोक्रेसी को यहाँ तक भी देखा है कि एक दिन तो बारिश बहुत सख्त थी तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की गाड़ी भी वो चला रहे थे। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये आपके वैल्यू को, आपके कद को, आपकी जो एक सीट का डेकोरम है ना उसको खराब करती है। तो पहले ऐसा नहीं होता था कभी भी। शहबाज शरीफ साहब जैसे भी थे, जितने सख्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत कम होता था किसी वक्त उनको विजिट करना होता था। तो एक दफ़ा मैंने उनको देखा था कि आहद चीमा साहब उनकी गाड़ी चला रहे थे और वो ऑरेंज लाइन रूट का पूरा वो जायजा ले रहे थे, स्पेसिफिक। अच्छा हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत आगे तक हो गई हैं कि हम ये समझते हैं कि चाहे जितना वज़ीर आला के करीब रहेंगे बतौर ब्यूरोक्रेसी तो हम उतने ही कामयाब हैं, हम उतने ही कामयाब हैं। ठीक है, लुक बिजी डू नथिंग वाला काम चल रहा है इस टाइम, तो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। डीसी साहब तो 4-5 दिनों से खासे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। मैं हर रोज़ देख रही हूँ फील्ड में जा रहे हैं। LWMC बाबर साहब दीन साहब उनके साथ होते हैं, इसके साथ गुफरान साहब उनके साथ होते हैं। DGLD हाँ एक्टिव हैं। अभी उन्होंने कहा, अच्छा मैंने ना उनको अभी 2-3-4 दिन में मैंने भी फॉलो किया, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं और जिस चीज़ का जहाँ पे जो मैंडेट है उसको खुद साथ लेके जाते हैं। अगर सफाई का मसला है तो LWMC उनके साथ होता है ताकि मौके पे चीज़ें हो ना, फौरन करें इधर उधर साथ। जहाँ पानी का मसला होता है MD साहब साथ होते हैं ताकि मौके पे इंस्ट्रक्शन वो ख़त्म हो कहानी। जहाँ पे LDA का कोई जॉइंट और MCL का जिस तरह ऑपरेशन अब तजावज़ात के स्टार्ट हो चुके हैं वो इकट्ठे वहाँ पे हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। आप जब लाठी उठा के वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं कर सकते जो जिसका काम है। आप पता होता ये था कि आप उतरते, साहब बहादुर उतरते थे, पीछे 2 गनमैन उतरते थे, पीछे एसीज की एक लामडोरी फौज होती थी और वो पास ऑर्डर करते थे, फिर वो तलाश करते थे हमने किसको कहना है। फिर वो कोई LWC के बंदे तलाश कर रहे होते थे, कोई वासा की तलाश कर पूरा दिन ज़ाया हो जाता था। तो इनके साथ जाने से ये होता है कि मुतल्लिका डायरेक्टर्स उनके वक्त साथ होते हैं, उसी वक्त वो होता है फैसला करना क्या होना है। तो डिप्टी कमिश्नर की अप्रोच बहुत अच्छी है। आई पर्सनली लाइक। अब वो वक्त के साथ कैसे अफसर निकलते हैं, किस तरह साबित होता है, ये तो वक्त बताए। हाँ, स्टार्ट तो अच्छा लिया गया, अब आगे देखें आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। अलबत्ता एक और अहम चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, स्कूल्स खुल गए हैं। स्कूल्स की छतों पर जाकर देखना, ये जो पुरानी वाली रिवायत थी और हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर घरों में कूलर देखना जाके बाहर लगे। मैं वही कह रही हूँ, शाम के टाइम पे 7 बजे की न्यूज़ में हमें बताया जा रहा होता था कि जी इतनी आज जो है वो घरों की चेकिंग की गई है, कब्रिस्तानों में, टायर शॉप्स में, ये आज की डेंगी रिपोर्ट है। तो प्लीज़ मैं ख्वाजा साहिबान से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें दोबारा उसी तरह की कार्रवाइयों की ज़रूरत है, उसी तरह की प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि हम इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये मामूली चीज़ है, हम गुजर चुके हैं तो बस अब आप आसानी से इस पर काबू पा लिया जाएगा। अगेन खोखर साहब वाली बात, हर चीज़ का हल FIR नहीं है। आपको इस चीज़ को आम करना होगा, लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देनी होगी, बताना होगा, इत्मीनान में लेना होगा, तभी आप मिलजुल कर इस पर काबू पा सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। स्टोर्स की बंदिश के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर को बंद करने का ऐलान अच्छा ऐलान नहीं है दुर्रे नायाब? देखिए, अगर खसारे की बात की जाए और आवाम को फ़ायदा ना पहुंचने की बात की जाए, जिस तरह वहाँ पे खाली पड़े होते थे, खाली आप स्टाफ की बर्डन कर रहे थे, और जब होता भी है ना सामान तब भी आवाम को अजियत मिलती है। अच्छा, बिल्कुल, उस हवाले से तो बेहतर इक़दाम है। लेकिन अब 14,000 प्लाजिंग का मतलब है 14,000 ख़ानदान ऑलमोस्ट,
उनके लिए अगर आपने कोई बेनिफिट ना निकाला या उनके लिए कोई ऐसी स्कीम ना लॉन्च की जिस तरह गोल्डन हैंडशेक टाइप होता है या कुछ ऐसा होता है कि वो अपना कुछ पैसे इकट्ठे बल्क में मिल जाए और वो अपना कहीं बाहर जाके कोई कारोबार या छोटा मोटा काम कर सकें, तो फ़ायदा नहीं है, भी बड़ी ज़्यादती होगी। या अमूमन ये होता ये है कि आप एक महकमा बंद करते हैं तो उस महकमे के मुलाजमीन को यूटिलाइज़ करने के लिए कोई और महकमे में यूटिलाइज़ करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। आपको ज़रूरत होती है मैन पावर की, इतनी सीटें खाली पड़ी होती हैं, या कोई उस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए। इन दोनों सूरतों के अलावा मैं समझता हूँ कि जितना भी खसारा है उसकी जिम्मेदारी फिर हुकूमत पे आयद होती है। उस पर ये 14,000 मुलाजमीन जो है उसकी जिम्मेदार नहीं होंगे। और ना चलाने की बातें, उनके रवैये की बातें कर लें, यूटिलिटी स्टोर्स में लोगों के धक्के खाने की बातें कर लें, औरतों के सारा दिन वहाँ पे जलील होने की बातें कर लें, तो मेरा दिल भी चलता है। फिर मैं ये नहीं देखता। अब चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसी तरफ आने लगा था कि वो तोड़े के तोड़े चीनी गायब, पूरे के पूरे बंडल गायब, वो बैगों की चेंज करके, यूटिलिटी स्टोर्स की वो शॉपर निकाल के चीनी आम शॉपरों में डाल के वो देखिए ना, ये तो क्रिमिनल माइंडेड लोगों का काम है ना, ये तो आम बंदा नहीं कर सकता। ये तो जो बहुत ही कोई पेशावर क्रिमिनल होता है ना वो करता है, और अंदर के लोग करते थे। आपने कितनी वीडियो देखी चोरी छुपे अंदर के लोगों ने बना के दी कि वो देखें नीचे वो कर रहे हैं, शॉपर चेंज कर रहे हैं, थैलों में डाल रहे हैं और मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। अगर यूटिलिटी स्टोर में अगर करप्शन है तो इसका हल ये नहीं कि उसको बंद कर दिया जाए, इसका हल ये है कि वहाँ पर रिफॉर्म्स लाई जाए, वहाँ पर असलाहत लाई जाए, वहाँ पर बेहतरी के लिए काम किया जाए, वहाँ पर प्लानिंग की जाए। और देखिए लोगों को लंबी लंबी लाइनों में वहाँ खड़ा कर दिया जाता था और औरतें बेचारी सारा दिन, जैसे दुर्नी आपने बताया, वहाँ खड़ी रहती थी। लेकिन इसका हल यह है कि इसका मुतबादल हल यह है कि वहाँ पर बेहतर स्टाफ किया जाए, वहाँ मैन पावर बेहतर की जाए, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग वहाँ पर डिप्लाई किए जाए, ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी का वहाँ सिस्टम लाया जाए और लोगों को सस्ती चीज़ें जो है ना वो फ्राहम करने का एक इदारा तो था ना। चलो जो कुछ था ना होने से तो बेहतर है ना, चलो कुछ ना कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कहते हैं भागते चोर की लंगोटी से ही, चलो कुछ तो मिलता था ना वहाँ लोगों को। लेकिन वो भी अगर सहूलतबंदी की जाए, फिर 14,000 मुलाजमीन की जो फारग करना है, ये बड़ी खौफनाक बात है। तो इसका हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत का काम तो रोज़गार लोगों को देना होता है, लोगों को बेरोजगार करना नहीं होता। और मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ ने अपने मैंडेट में कहा हुआ है कि हम लोगों को रोजगार देंगे इलेक्शन में, और मैंडेट का ये तो उनके मैंडेट की तौहीन है सर। कम से कम इनको पंजाब ये जो मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिसमें ये सस्ते बाजार चल रहे होते हैं, इसी में उनको मर्ज कर दें। कम से कम अगर पंजाब की हद तक कुछ मुलाजिम मर्ज हो जाएं, इसी तरह बाकी सूबों को पाबंद करें वज़ीर आज़म साहब कि जी आप इन मुलाजमीन की खपत करें, इनको इस्तेमाल करें, इनको यूज़ करें, इनको और महकमों के अंदर इनको डेपुटेशन पे भेज दिया जाए, इनको मर्ज कर दिया जाए। 14,000 में से देखें अगर 1,000 बंदा भी फारग करते हैं ना तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आज के दौर में किसी भी शख्स में बेरोजगारी का जुल्म बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। एक दिन के लिए सकत नहीं है। हाँ। कुछ अर्से पहले की बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने रोजाना की बुनियाद पर कमाना है तो खाने उनके पास वो नहीं। कुछ अर्से पहले की बात होती ना तो मैं मान लेता कि ठीक है, अच्छा टाइम चल रहा था, लोगों के पास रोजगार भी था, मुल्क हमारा तरक्की भी कर रहा था। लेकिन इस दौर में आपको किसी को बेरोजगारी की तरफ लेके जाएंगे तो वो उसको खुदकुशी की तरफ धकेलने की वाली बात है, तो वो ना करें। बाकी बात बिल्कुल ठीक है, अदारा खसारे में था, काम नहीं हो रहा था, लोगों को सस्ती अशिया नहीं मिल रही थी, मार्केट में बेची जा रही थी, लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह करके उनको 1 किलो चीनी दी जाती थी। मैं हर चीज़ से एग्री हूँ, लेकिन किसी का बेरोजगार करने और उसका रोजगार ख़त्म करने से मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ इस चीज़। अब शहबाज शरीफ साहब से लोगों की बड़ी उम्मीदें थी जब सीएम थे, जो उनकी कारकर्दगी रही। अब क्योंकि डायरेक्टली ये सब्जेक्ट ही विफाक का है ना, कुछ लाने वालों को भी उम्मीदें थी। हाँ सही कह रहे हैं। चले हमें तो थी, हम तो आम राया है ना। हाँ। हमसे तो आप छोड़ दें, सही बात, हम तो छोड़ दें, लेकिन जो अशराफिया है, जिनको वो कहते हैं अशराफिया हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, सही बात, उनको भी बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन अब ये महंगाई का जिन जो बेकाबू होता चला जा रहा है, ये सस्ते बाजार हमें जगह जगह नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन ये भी आवाम को उस तरह से रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं। आवाम के लिए इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, और महंगाई कंट्रोल करना तो एक अलग सी बात है। यहाँ पर लोग बेरोज़गार भी होते चले जा रहे हैं, सहूलत के नाम पर जो एक आवाम को फैसिलिटी दी जा रही थी वो भी बंद हो रही है। पता नहीं अब मज़ीद क्या होने वाला है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे हमारे साथ में। खुश आमदीद। वासा का रिकॉर्ड रेवेन्यू बिजली के बिलों की नज़र होने लगा, क्या मामला है दुर्ने आप? अच्छा देखें, पहली दफ़ा मैंने 15-16 साल से मैं भी कवर कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी सब कुछ, मैंने देखा कि वासा ने पहली दफ़ा ना अपना खसारे से फ्री बजट दिया, इससे पहले नहीं होता था।
जिस तरह भी किया, रिकवरी की, पैसे लोगों से लिए, टैरिफ भी बढ़ के उनको फ़ायदा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो अपना खसारे पे काबू पाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब मसला ये है कि आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। 1 अरब 30 करोड़ रुपए का बिल वासा सिर्फ लाहौर का आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब कि मैं तो इंतहाई गैर मामूली बात है। इंतहाई गैर मामूली बात है। और 1 अरब में आप क्या चला रहे हैं? आपके अखराजात इतने क्यों बढ़ चुके हैं कि आपके बिजली के बिल सिर्फ 1 अरब। अभी इसमें देखें, वो डीजल है, जनरेटरों में डाला जाता है, गाड़ियों में फ्यूल जो कंज्यूम होता है वो अलहदा है, जो मोटरें जो पंप एमरजेंसी में चलाते हैं वो अलहदा है, जो एमरजेंसी स्टाफ मानसून का ऑपरेशनल अखराजात हैं वो अलहदा है। 42 करोड़ रुपये, मतलब कि छोटे छोटे अगर मैं करूँ तो तकरीबन 1 अरब रुपये अलहदा जो उनका खर्चा है वो है। अगर वो 1 अरब डाल लें और 1 अरब ये डाल लें तो 2-2.5 अरब तो वासा को एक महीने में चाहिए चलाने के लिए। अब 2-2.5 अरब रुपए इनकम नहीं है उनकी किसी सूरत भी। तो हालात ये हो गए हैं कि एक एक महीने में उनका जो एवरेज बिल बढ़ता जा रहा है, 27 करोड़ पे बढ़ा है। पिछले महीने 1 अरब 3 करोड़ था, इस महीने 1 अरब 30 करोड़ हो गया है। अगले महीने 1 अरब 37 करोड़ ना हो जाए, मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ। क्योंकि आपके देखें टैरिफ भी बढ़ रहा है, आपको कमर्शियल जो है वो यूनिट्स भी कॉस्ट हो रहे हैं, वासा को रिलीफ उसमें नहीं मिल रहा, वासा को कमर्शियल यूनिट कॉस्ट हो रहा है। वासा अपने अखराजात कम करने की बजाय लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने और मानसून के जो एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं उसमें आगे से आगे जाता जा रहा है। 600 से ज़ायद ट्यूबवेल लाहौर में है सिर्फ, जो पानी निकाल रहे हैं और उनको चलाने के लिए जितनी बिजली चाहिए होती है। अब सवाल ये होता है कि अगर आपके पास इतना पैसा था, आपके पास इतना टाइम था, तो आपने सोलर सिस्टम पे मुंतकिली की तरफ क्यों नहीं गए? आप अपने ट्यूबवेलों को, जो मेजर डिस्पोजल स्टेशन हैं, पूरी दुनिया जाती है, आप मोटरवे जीटी रोड पर निकल जाएं, छोटे छोटे ट्यूबवेलों को दूर से देखेंगे, उन्होंने 4 प्लेटें लगाई और सोलर पे चल रहे हैं। आप क्यों नहीं गए? आपने वो तमाम पैसे वसाइल जो है वो कहाँ पे खर्च किए है? आपने म्याना रवि क्यों नहीं इख्तियार की? अब जब से ये गफरान साहब MD आए हैं तो ये उस पर काम कर रहे हैं। वासा हेड ऑफिस सोलर पे जा चुका है। 2-3 डिस्पोजल स्टेशन जिसमें बात की जाए, मोटरवे से जो लिंक है उस तरफ बाबू साबू की तरफ, आपके महमूद बूटी की तरफ, भिनी रोड पे जो उस तरफ लगते हैं, वो सोलर सिस्टम पे जा चुके हैं। सब्जाजार वाली साइड पे भी एंड पे जो एक इनका डिस्पोजल स्टेशन है वो भी सोलर पे जा चुका है। अब वो इस तरफ आ रहे हैं, और लेकिन जब वो थोड़ा सा इसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, टैरिफ शूट करके आगे पहुंचा होता है। वो जितनी बचत सोलर करके करते हैं उससे दुगनी अगले बिल में एडजस्ट कर देते हैं, और माफी कोई नहीं है। उनके भी साथ वही सलूक होता है जो हमारे साथ होता है। वासा के बिजली के बिल अगर ना अदा हो तो उनके मीटर उतार के ले जाते हैं। उनके हेड ऑफिस एक दिन तो ऐसा आया, हेड ऑफिस 15 दिन उस पर चल रहा है जनरेटर पे, होता है, फिर ये भी भुगते होता है। लेकिन भारी बिल्कुल ना, ये जो 1 अरब 30 करोड़ रुपए वासा को बिल है, वासा फौरी तौर पर ये बिल अदा करे। अगर एक आम बंदा बिल अदा करता है तो वासा क्यों अदा नहीं करता? ये सरकारी इदारे जो है, ये गवर्नमेंट के इदारे जो है, ये बिल अदा नहीं करते और इसका बोझ जो है ना फिर आवाम पर पड़ता है। ये सरकारी इदारे जो है ना, सारा दिन मैं सेक्रेटरी जाता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कि अफसर कमरे में नहीं होता, लेकिन AC उसका सुबह 8 बजे चलना शुरू हो जाता है और शाम 7 बजे तक AC चलता रहता है। और अफसर अगर छुट्टी पर भी है, अगर छुट्टी पर भी अफसर, फिर भी उसके कमरे का AC चलता रहता है, उसका स्टाफ चलाए रखता है। ये क्या तरीका हुआ? तो इसका मतलब है उनको एहसास नहीं है, उनको एहसास होना चाहिए, उनकी बत्ती काट देनी चाहिए जब बिल न दे। और सरकारी इदारों की लेस्को को चाहिए कि फौरी तौर पर जितने भी सरकारी इदारे डिफॉल्ट हो रहे हैं उनके बत्ती काटे, ताकि वो, और ये वासा जो है ये भी 1 अरब 30 करोड़ रुपए बिल दे, ताकि ये शिफ्ट आवाम पर न बोझ हो, वरना आवाम पर बोझ शिफ्ट हो जाता है। और अगर आवाम के बिजली काटने के लिए 1 महीने बाद वो लैंडमैन आ जाता बत्ती काटने के लिए कि बिल अदा नहीं हुआ, तो सरकारी इदारों की भी काटी जानी चाहिए। अच्छा, इसी तरह सरकारी इदारों ने भी वासा के 2 अरब रुपए देने हैं, अगर मैं उससे काउंट करूं, यानी फिर ये अगर पानी की बिजली की बात में बात, कुछ दिन पहले मैंने 2 अरब से ज्यादा जो है वो सरकारी इदारों ने वासा का पानी पी गए और वो पैसे नहीं दे रहे। ठीक है, अब ये वाइस वर्सा चीजें चल रही हैं। और खोगर साहब की बात ठीक है, खोगर साहब तो पहले बहुत ही खबरें देते थे, किसका AC चल रहा है, किसने चीनी और बिस्किट की पॉलिसी उड़ा के लोगों को बिस्किट चाय पिला दी है, तो वो बड़ी हिट खबरें होती थी। और अभी ये बड़ी उनकी एक शनाख्त है खोगर साहब की, ये इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि कौन एक्सपेंस लगा के महंगा फर्नीचर ले रहा है, अपने दफ्तरों की तज़ीनो रइश करा रहा है। तो होना चाहिए, एहतसाब तो हर जगह होना चाहिए, और मेरे ख्याल से अच्छा खासा है। अगर खोकर साहब दूसरा का चाय मांग रहे हैं पीछे जो अभी ब्रेक पे जाके, तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए कि प्रोग्राम में एक की बजाय 2 कप चाय। उसकी रीजन पता है कि क्यों चाय मिल रही है, वो आपको पता है। खोकर साहब अलहदा से तारीफें करेंगे तो चाय तो मिलेगी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ आएंगे। FIA ने इश्तिहारी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर
इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कैसर खोखर साहब। जी बिल्कुल, दो इश्तिहारी गिरफ्तार करना तो कोई कारकर्दगी नहीं है कि एफआईए ने इतने उसके No doubt, मैं agree करती उसके हज़ारों की तादाद में उसकी इश्तिहारी है, हज़ारों की तादाद में ह्यूमन स्मगलर है। रोज़ाना देखते हैं कि यूरोप जा रहे लोग तो रास्ते में जो उनको पकड़ लिया किसी दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज ने या बॉर्डर की पुलिस ने दूसरे मुल्क की पकड़ लिया है, या वो कश्ती डूब गई है, वो जा रहे थे गैर मुल्क में, या तुर्की में जाकर फंस गए और एजेंट पैसे लेकर भाग गया। ये तो रोजाना होता है। एफआईए कहाँ है? और एफआईए ने दो अखबार इश्तिहारी पकड़कर एक प्रेस रिलीज अखबार में छुपा कर बड़ी एफआईए तीर मार रहा है। ये तो कोई कारकर्दगी नहीं है एफआईए की। हजारों इंसानी स्मगलर है। आज भी आप देखें तो आपको मिलने के लोग क्या हम जी आपको यूरोप पर जा देते हैं, आपको स्टडी वीजा ले देते हैं, आपको जॉब का वीजा ले देते हैं, आपको कनाडा में इमिग्रेशन करा देते हैं, लेकिन वो इस तरह के फ्रॉडिये फेर रहे होते हैं और लोगों को पैसे बटोर रहे होते हैं। और लोग बहुत सारे लोग हैं जो कानूनी जो पेचीदगी है उस वजह से सामने नहीं आते और चुप करके घर बैठ जाते हैं कि चलो उनके साथ फ्रॉड हो गया, ये किस्मत में लिखा था जी फ्रॉड, और वो आराम से बैठ जाते हैं। और बहुत कम लोग जो होते हैं वो एफआईए के पास आते हैं और एफआईए में उनमें से दो इश्तिहारी पकड़कर एफआईए ने क्या तीर मार दिया। अच्छा, ये बड़ी खोखर साहब ने बड़ी दबंग बात की और बड़ी अच्छी बात की है और मुझे बड़ी पसंद है ये इनकी ये बात कि किसी भी इदारे का प्रेस रिलीज देकर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ वो प्रेशर है जो वज़ीर दाखिला ने इस वक्त पूरी एफआईए पे उनकी कारकर्दगी पर पूछने पर डाला हुआ है कि पूरी एफआईए बताए कि वो करती क्या है। और हर जोन से हर डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने पूरी फर्दर रिपोर्ट मांगी है। जिस दिन से उन्होंने सख्ती की है और फॉलो अप कर रहे हैं, रैपिडली पूछ रहे हैं कि बताए डायरेक्टर एफआईए लाहौर ने क्या किया, डायरेक्टर एफआईए फैसलाबाद ने क्या किया, उसने तब से ये इस तरह की उजलत में हरकतें कर रहे हैं कि दो इश्तिहारी अपने पता नहीं क्या करते हैं, जिस तरह मैनेज कर लिया और सारी चीज़ें कर ली और अखबारात में हम जैसे साफियों को बेच के प्रेस रिलीज, फिर हम मजबूर होते हैं लोगों की प्रेस रिलीज छापने पे। हमारी भी मजबूरी है, हम शौक से किसी की प्रेस रिलीज नहीं छापते, लेकिन हम पे एक लीगल बाइंडिंग है, हम पे एक कानूनी तकाजा है कि अगर हम जर्नलिस्ट हैं तो हमने किसी का मौक़िफ़ देना है, किसी की खबर है वो भी छापनी है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि कारकर्दगी ये तो नहीं है कि आपने इश्तिहारी पकड़ ली, ये तो आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल आपने आप अनट्रेस्ड इस तरह के हिडन केसेस पकड़े तो फिर मैं मानूं कि ये हुआ भी तब है जब वज़ीर दाखिला मैंने तो बात ही यही थी, उन्होंने काम दिखाने के वो रोज पूछते हैं बस कि हमने कुछ किया है तो ये प्रेस रिलीज जारी कर दी। अच्छा जी खोखर साहब, आपकी खबर है, मैं उस पर आ जाती हूँ। पंजाब हुकूमत ने कच्चे के डाकों के सर की कीमत बढ़ा दी। ये मुझे कल से इतना मेरा दिल परेशान है। कल जब मैंने नमाज जनाजा के मनाजिर देखे, यकीन माने बहुत कल से मेरा जी बिल्कुल। कच्चे के इलाके जो डाकू जो होते हैं वो इतने बेकाबू नहीं, स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता। स्टेट के पास वसाइल होते हैं, एयरफोर्स होती है, जंगी जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, फौज होती है, रेंजर्स होती है, पुलिस होती है, बजट होता है, पैसे होते हैं और बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक हर स्टेट के पास। और डाकू के पास तो सिर्फ राइफलें होती है ना, राइफलों के या रॉकेट लॉन्चर होंगे और उसके अलावा क्या होगा। और हुकूमत को चाहिए कि अगर पुलिस नाकाम हो गया है तो वहाँ पर पुलिस की इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो रॉकेट लॉन्चरों का मुकाबला कर सके, तो वहाँ पर रेंजर और फौज को तलब किया जाए और कच्चे के डाकू जो है उनको घेरा डाला जाए चारों तरफ से। वो 20-25 किलोमीटर का इलाका, कौन सा कोई एक मुल्क है जिससे मुखालफ फौज बैठी है और फौज से फौज लड़ सकती है, कौन नहीं लड़ सकता। डाकू से तो फौज और रेंजर लड़ सकती है ना। तो वहाँ पर उनको घेरा डाला जाए और घेरा डालने के बजाय इसके रोजाना हम लाशें उठाए, एक दफ़ा उनका कला कमा किया जाए। और इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब, बड़े अफसोस की बात है कि जनाजे में नहीं पहुंची, बाकी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद से पहुंच गए हैं और आईजी साहब पहुंचे हैं, होम सेक्रेटरी पहुंचा है, लेकिन वज़ीर आला मरी चली गई। ये बड़े अफसोस की बात है। वज़ीर आला को वहाँ होना चाहिए था और वज़ीर आला को चाहिए था कि उस ऑपरेशन की वहाँ पर बैठ कर निगरानी करती और डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जो है तेज़ किया जाए। लेकिन महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने बड़ा अच्छा कदम किया कि डाकू के सर की कीमत जो है वो बढ़ा दी है और जो खतरनाक तरीन डाकू था उसकी कीमत जो है 1 करोड़ रुपया कर दी है सर की कीमत, और जो खतरनाक है उसकी 50 लाख और जो कम खतरनाक है उसकी 25 लाख कर दी है और जिनकी 10 लाख कीमत सर की उनकी भी बढ़ा दी है। उनकी तस्वीरें जो है वो मीडिया को दे दी है। ये एक अच्छा एग्जाम उठाया गया, लेकिन अगर यही तमाम वसाइल आप उस प्लानिंग पे थोड़े नयाब लगा दे तो मेरे ख्याल से ये आज इतनी जाने ना जाए। नहीं, आप देखिए ना, सर की कीमत वहाँ मुकर्रर की जाती है जहाँ पे आपको वो मिल ना रही हो, जहाँ पे आपको उनका पता ना हो, जहाँ वो आम आबादी में घुसे बैठे हों। एक इलाका है, वो वहीं बैठे, उन्होंने वहीं पे रहना, उन्होंने वहाँ से नहीं निकलना। अब एक सर की कीमत, एक दहशतगर्द है, वो आया, उसने कहीं पे कोई धमाका किया, खुदा ना खास्ता कोई लोगों की जाने ली, उसके बाद वो आम आबादी में घुस गया, घुल मिल गया, आपके दरमियान में फिर रहा है। आप उसकी तस्वीर जारी करते हैं, लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पुलिस कानूनी इदारों की मदद करते हैं, उनको इनाम दिया जाता है, वहाँ तो समझ आती है। भाई ये आइडेंटिफाई लोग हैं, 15-20 लोग हैं जो एक ही इलाके में 25-20 किलोमीटर की रेंज में बैठे हैं और उनके पास एक लिमिटेड वसाइल हैं, इतने नहीं है जितने हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास हैं।
तो आप उनका क्यों नहीं खात्मा करते? अब बात यह है कि पुलिस साबित हो चुका है कि ना पुलिस के पास वसाइल है, ना पुलिस की इतनी अब करेज रह चुकी है इस ऑपरेशन के बाद। जो उनके साथ हुआ, उनके बंदे मारे गए, डिमोरलाइज होता है, कोई किसी भी मौके पे हो वो डिमोरलाइज होता है। अब आपको बड़े सेटअप पे, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करना चाहिए, हुकूमत को उनके साथ जाके बैठना चाहिए। वज़ीर आला को उन 8 पुलिस अफसरान जिनके घर उजड़ चुके हैं, उनकी बेवाओं के साथ, उनकी वालदा के साथ, वालदैन के साथ दिलजोई करनी चाहिए, उनको मोहब्बत के साथ पेश आकर उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि अभी हम खड़े हैं और ये वो टाइम होता है कि जब फिर रियासत खड़ी होती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारी बात, अफसोस की बात ये है कि हम खड़े हो जाते हैं, रियासत कहीं गुम होती है, हम लावारिस हो जाते हैं, आम शहरी फर्जी बातें रह जाती हैं और ख़त्म हो जाएगा। कच्चे के डाकू भी बहुत वेल इक्विप्ड हैं, ये गलत फहमी है। उनके पास बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने हैं, उनके पास त्यारा शिकन गन्ने जिन्हें कहा जाता है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास ऐसी इंपोर्टेड रशियन, इंडियन, चाइनीज़, पता नहीं कौन कौन सी गन्स हैं जो हमारी पुलिस के पास नहीं है। कैसे मुकाबला करेंगे? और अब तो कोई बता रहा था कि उन्होंने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनना शुरू कर दी हैं डाकू ने। यानी वो तैयारी तो हमारे एहलकार जो ड्यूटी पर है इनके सीनों पे कहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी और इनको कहाँ मौका मिला रॉकेट लॉन्चर मार? इनको तो बाहर से गाड़ी से निकलने का मौका शायद ना मिला हो बेचारों को। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसके लिए अब दोबारा से कोई प्रॉपर हिकमत अमली की ज़रूरत है। अदरवाइज इतनी सारी जाने के बाद भी अगर आपने कुछ ना सीखा तो फिर किस तरह से सीखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम गुफ्तगू करने वाले हैं आज उर्स की मुनासबत से ही। अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूँगी। साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सूफ़ी स्कॉलर हैं, राइटर, स्पीकर और पब्लिशर हैं। इसके अलावा जी वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे भी हैं और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी मनकबत खान हैं और महमूदुल हसन सिद्दीकी साहब अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ महमूद साहब मैं आपसे आगाज़ कर लूँगी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? अब से कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर तकरीबात का आगाज़ होगा, हमने वो भी दिखानी है जी। हम देख रहे हैं कि दाता की नगरी में हमेशा से वो जो लाहौर और वो मोहब्बत का अंसर और वो जो पैगाम जो शुरू से ही तालीमात का हिस्सा रहा दाता साहब की, आज भी वो उसी तरह से ज़िंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदा रहेगा जी इंशाल्लाह। ये इसको दाता की नगरी कहा जाता है लाहौर को, और यूँ समझे कि आज से 1000 साल पहले से इस सरज़मीन में अगर किसी ने इस्लाम का बीज बोया है तो वो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी है। बेशक। और वो कहते हैं ना कि दिलों पे हुकूमत करना जिसे, वो है दाता हुजूर का असल काम, कि उन्होंने दिलों पर हुकूमत की है। वो कई बादशाह आए, कई गए हैं, न बदले है न बदलेगी हुकूमत मेरे दाता की। तो दाता हुजूर जो है ना वो लोगों के दिलों में रहते हैं, और उसका एक ख़ास जो अंदाज़ है वो ये है कि जिन लोगों ने भी मारिफत हक़ के लिए काम किया है, जिन लोगों ने भी अल्लाह की तरफ लोगों का रुजू कराया, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लोगों के दिलों में उजागर किया है, वो है असल लोग। और उनकी फिर कहते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह का जलवा हुआ होना, वो जगह हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। तो जिस दिल पर भी कभी अल्लाह का जलवा हुआ, वो दिल भी महफूज हो जाते हैं, वो नफूस महफूज हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि शहीद को आप मुर्दा मत कहो, बिल्कुल, आपको शऊर नहीं है। तो इसी तरह से औलिया अल्लाह जो भी होते हैं, ये भी इनका भी मर्तबा शहादत के बराबर का होता है। ये लोगों के दिलों में चलते हैं, और दाता साहब की खिदमत तो बेबहा खिदमत है। 1000 साल पहले दाता हुजूर ने फरमाया कि मैं उस दौर में भेजा गया हूँ कि जहाँ पर लोगों ने अपनी मंशा को तसव्वुफ का नाम दे दिया है, अपने गुरूर को इल्म का नाम दे दिया है। ये 1000 साल पहले दाता हुजूर फरमा रहे हैं, और आज ये हो रहा है, और आज ये हो रहा है जी, आज तक हो रहा है। तो उस वक्त आपने जो माशरे की नफ्स थी ना, उस पर हाथ रखा। और जो एक ख़ास बात है ना, जो आपकी शुहरा आफाक किताब है कश्फुल महजूब, कश्फ का माना है खुलना, और महजूब हिजाब, पर्दा, के पर्दों का खुलना। और वो ये पर्दों का खुलना जो है ना, ये वो मार्फत हक़ की तरफ के सफ़र का है, कि वो पर्दों में छुपा हुआ है। तो
तो ये दाता हुजूर क्या कर रहे हैं कि उस रास्ते के पर्दे खोल रहे हैं ताकि आप जलवाए हक की तरफ चलना शुरू हों और वो उस मोहब्बत को अपने दिल में महफूज करें। एक दफ़ा एक हदीस जिब्राइल कहते हैं जिसे कि हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर ये बताइए कि एहसान क्या होता है। तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि जब तुम इबादत करो तो ऐसे इबादत करो कि जैसे तुम रब ताला को देख रहे हो। और फिर फरमाया कि अगर तुम ये तसव्वुर कायम ना कर सको तो कम अज़ कम ये तसव्वुर कायम कर लो कि वो तो मुझे देख रहा है। क्या खूबसूरत बात। तो जब आपके दिल में ये वाला नज़रिया पैदा हो जाए ना कि भाई मैं अगर देख नहीं सक रहा इन आँखों से, ये मेरे दिल में यकीन कामिल होना चाहिए कि वो मुझे ज़रूर देख रहे हैं। वाज साहब एक शेर पढ़ा करते थे कि पर्दे उठे हुए भी हैं, उनकी इधर नज़र भी है, बढ़ के मुकद्दर आज़मा सर भी है, संगे दर भी है। वाह वाह। तो ये जो है ना जी, हर वक्त मार्फत वाले लोगों के लिए ये रास्ता खुला हुआ है। बस उसमें ख़ास बात ये होती है कि एक शख्स ऐसा आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए जो आपका साथ साथ तज़किया करता जाए। वो आपके दिल के ऊपर जो मैल गर्द मट्टी जो जमी होती है उसको साथ साथ साफ़ करता जाए, ताकि वो जो नूर है उसकी रोशनी आपके दिल से ही पैदा होनी है। वो कहा करते थे कि पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने हिजाब से। वाह। तो वो हिजाबात का जो सफ़र है ना, ये आपके दिल का सफ़र है। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू ने ना एक जगह फरमाया हुआ है कि इंसान के दिल में ना 7 पर्दे हैं जो जिस्मानी हैं और 7 पर्दे हैं जो रूहानी हैं। वो 7 पर्दे जो जिस्मानी हैं उसमें उन्होंने कहा कि इसमें हसद है, इसमें आपका कीना है, बुग़्ज़ है, शोहरत है, नफ्स है और शहवत है। ये आपके वो अवामिल हैं कि जो आपके दिल के अंदर जो है ना वो पैदा करते हैं, नफ़रत पैदा करते हैं, नेगेटिविटी पैदा करते हैं। और 7 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल के अंदर जो है ना वो नूर पैदा करती हैं, और उनमें है मोहब्बत है, हिल्म है, सब्र है, शुक्र है और मार्फत इलाही है। तो ये जब चीज़ें, कोई एक ऐसी शख्सियत आपकी ज़ात के साथ कहीं जुड़ी होनी चाहिए जिस आपके सामने वो रखे कि ये बातें कम कर दो, ये बातें ज़्यादा कर लो, तो तुम्हारे अंदर से ही वो जलवा निकलना शुरू हो जाएगा। दाता हुजूर ने जो अपनी किताब लिखी है ना, उस किताब के अंदर ये बात ख़ास तौर पे लिखी कि सिर्फ इल्म नहीं काफ़ी, इल्म तो लाइब्रेरियों से भरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल। अमल भी साथ में उतना ज़रूरी है, और अकेला अमल भी ज़रूरी नहीं है जब तक इल्म ना हो। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को दाता हुजूर ने कहा कि इनको मिलाएं साथ में, और मिला के अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें और अपनी ज़िंदगी में एक उस्ताद रखें ताकि आप उसे गाहे गाहे इन चीज़ों के ऊपर पूछ सकें। बग़ैर उस्ताद के बहुत बड़ा इसमें एक वो नुक्ता आ जाता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका कोई उस्ताद नहीं है ना, तो फिर शैतान आपका उस्ताद हो सकता है। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा। तो दाता हुजूर ने ये काम किया कि अपनी उस किताब में मार्फत हक के ऊपर बात की, शरीयत के जितने अरकान हैं उन पे बात की। सो उस किताब के कुछ चीदा बातें मैं ज़रूर चाहूँगी आज डिस्कस करें। वो जो मैसेज दाता हुजूर देना चाह रहे थे वो आज आम करना भी बहुत ज़रूरी है। महमूदुल हसन सिद्दीकी साहब मनकबत की सादत हासिल करेंगे। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जनाब हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का कलाम मैं पेश करूँगा जो दाता हुजूर के बारे में लिखा। और मेरी खुशबख्ती है कि जनाब साहबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब मेरे साथ जलवागर हैं। आपकी इजाज़त से दाता के ग़ुलामों को, दाता के ग़ुलामों को अब ईद मनाने दो, सरकार ने आना है, महफिल को सजाने दो, दाता के ग़ुलामों को। ये नूर नबी का है, दाता है ज़माने
ये नूर नबी का है, दाता है ज़माने का, इस दर पे अक़ीदत से अब सर को झुकाने दो, दाता के गुलामों को अब ईद मनाने दो। और साहब शेर देखिए, बगदाद से गौसाए, अजमेर से ख्वाजा भी, बगदाद से गौसाए, अजमेर से ख्वाजा भी, दाता के गुलामों को अब रक्स में आने दो, दाता के गुलामों को मस्तों को मुबारक हो, पुरकैफ घड़ी आई, मस्तों को मुबारक हो, पुरकैफ घड़ी आई, भर जाएंगे पैमाने, नजरें तो उठाने दो, दाता के गुलामों को। और ये वक्त है रहमत का, वो सामने बैठे हैं, वो सामने बैठे हैं, दाता की गुज़रगाह में पलकों को बिछाने दो। और मक्ता बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने, ये खास इनायत है वासिफ मेरे दाता की, ये खास इनायत है वासिफ मेरे दाता की, सेहरा ये हकीकत का नुसरत को सुनाने दो, दाता के गुलामों को अब ईद मनाने दो, सरकार ने आना है महफिल को सजाने दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और दाता साहब की किताब कश्फुल मजरूफ के हवाले से हम कुछ खुसूसी गुफ्तगू करना चाह रहे थे। दाता हुजूर ने जब ये किताब लिखी ना जी, तो इस किताब का मकसद सिर्फ ये था कि जो सूफिया की तालीमात हैं और जो शरीयत के अहकाम हैं, ये इन दोनों को ना इसमें यकजा किया गया। अब चूँकि ये 1000 साल पहले की जब किताब लिखी गई है ये वाली, तो उस दौर में अब आप समझें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 400 साल के बाद ये वाक़या है जी सारा। तो उस दौर में भी जब तशरीफ़ लाए तो आपने ये महसूस किया कि लोग जो है ना वो तौहीद को सही तरह नहीं समझ रहे। तो आपने सबसे पहला जो चैप्टर लिखा ना वो तौहीद के ऊपर लिखा
कि हालांकि ये बड़ा ताज़ा इस्लाम का दौर था और उससे पहले की जो कुतुब आई हुई हैं उसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत से शिरक जो है ना वो इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन मुझे ख़तरा ये है कि ये कहीं हवस ज़र में कहीं मुब्तला ना हो जाए हमारी जो उम्मत है ये वाली। तो लेकिन दाता हुजूर ने जब निशानदेही की तो उन्होंने कहा कि ये जो उम्मत है ना ये शिरक में मुब्तला होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि हम खुदा के अलावा और बहुत सारी चीज़ों को खुदा समझना शुरू हो गए कि जैसे पैसा, शोहरत और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उस रास्ते में हायल हो रही हैं जो रास्ता अल्लाह की मार्फत की। बिल्कुल। तो आपने इसको बहुत खोल के आपने बयान किया कि अपने नफ्स को ना इन चीज़ों से पाक करो ताकि तुम्हें तौहीद की सही तरह से समझ आए। और मार्फत इलाही के ऊपर फिर आपने किया तकरीबन कोई 274 के करीब आयात हैं जो इसके बीच में कोट की गई हैं, तकरीबन कोई 78 के करीब अहादीस हैं जो इसमें कोट की गई हैं, इसमें 300 के करीब जो हैं वो अरबिक अशार कोट किए गए हैं, इसमें 30 के करीब सूफिया कराम हैं जिनको कोट किया गया है। सही। तो सूफिया आप ना इसमें एक चीज़ बड़ी खूबसूरत फरमाते हैं कि जब कभी भी आप किसी चीज़ का जिक्र करते हैं ना तो उसको मिसाल के साथ ज़रूर समझाते रहें कि भाई ये काम करो ऐसे जैसे ये काम किया जाता है। तो आपने इसके जो सिर्फ चैप्टर्स पे अगर आप गौर कर लेना कि शरीयत के अहकाम, हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, इस पे आपने बयान फरमाया, खुलफा राशिदीन के ऊपर आपने फरमाया, ताबईन, तबा ताबईन के बारे में आपने फरमाया, और फिर आपने फरमाया कि जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं उनके बीच में से गुज़रते हुए हम एक इस्लामी माशरा कैसे कायम कर सकते हैं। अब जब हम देखते हैं ना कि दाता हुजूर की जो तालीमात है वो आज के दौर के लिए क्या बता रही हैं और जो कुछ हो रहा है वो उसके बहुत ही बरक्स हो रहा है, तो फिर मुझे नज़र आता है कि ये तो सब देख लेते हैं कि दाता हुजूर पे चादरें जा रही हैं और वो बच्चे ढोल की थाप के ऊपर रक्स करते हुए और वो झूमते हुए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में दाता साहब मौजूद नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में दाता साहब मौजूद नहीं है। तो फिर जब हम इतना एहतमाम करते हैं तो कहीं भी छोटा सा एक किताबचा बना के आसान ज़ुबान में 5वीं 10वीं तक भी चलो, कहीं पर दाता साहब का कोई छोटा सा इंट्रोडक्शन दे लोगों की। बुजुर्गों की तालीमात को मेरे ख्याल से जितना हम आम करेंगे तो वो मज़हब से दूरी और इसके साथ साथ वो जो हम आजकल मुआशरे में इंतशार देख रहे हैं ना, जी हाँ, बहुत कम हो जाएगा। ये वक्त की ज़रूरत है। शिद्दत पसंदी का मौजूद, शिद्दत, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये हमें वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि जो बुजुर्गान दीन की तालीमात आ रही हैं, देखें ऐसे ही नहीं बात चल पड़ती जब तक दिल में नहीं उतरती। ये वो मोहब्बत के बीज हैं जो बोए जाते हैं, ये आज बोएंगे, ये आहिस्ता से कोंपलें निकलेंगी, फिर कहीं जाके तनावर दरख्त बनते हैं। तो दाता हुजूर ने ये काम अगर 1000 साल पहले शुरू किया है तो ये तो हमें जो है ना वो बिल्कुल ज़ुबानी याद होनी चाहिए थी बच्चों को। गुलिस्तान साहब जब दाता दरबार के बाहर से गुजरे ना तो लिखा होता है गंज बख्श फैज़ आलम। जी हाँ, इन पर रोशनी डाल दे ज़रा, ये फैज़ आलम पूरी दुनिया इस फैज़ से जो है बाजियाब अब तक हो रही है और इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। अभी आप देख लें उर्स तकरीबात का भी बाकायदा आगाज़ होना है, ज़ायरीन की तादाद अभी भी आप वहाँ पर देख लें किस कदर है। ये ज़ायरीन की तादाद हमेशा से ही ज़्यादा रही है, अब माशाल्लाह कॉम्प्लेक्स बड़ा कर रहे हैं, वो सता रही है और मस्जिद बड़ी हो रही है, ये सारी और लोग आ जाएंगे। पहले मुझे याद है आज से 30-40 साल पहले की मैं आपको बात बताऊं तो उस वक्त दाता हुजूर का ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं था, दाता साहब का छोटा था उस रोज़ा मुबारक जो था, तो रश तो उस वक्त भी होता था, बल्कि दाता हुजूर का रश यहाँ से शुरू होकर मीनारे पाकिस्तान तक रश होता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वो मेला जो था वो पता नहीं, हम देखते थे दूर दराज तक और लोग इतना पैदल चल कर आते थे। हमारे साथ साहबजादा काशिफ महमूद साहब हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को, वो ख़ास मैसेज जो हमें आज के दिन के मुनासबत से जो ख़ास तौर पर दाता हुजूर का पैगाम था, क्या था? पहली बात तो ये है कि अदब का नाम फैज़ है, सबसे पहले वो अदब बहुत ज़रूरी है कि आप औलिया कराम का जब भी ज़िक्र करें उनके हवाले से बात करें, अदब के साथ बात करें।
भाई साहब का शेर है कि गंज बख्शी है तेरी मशहूर दाता गंज बख्श, गाहे गाहे बर निगाहे बर फ़कीर बेनवा, वासिफ़ मिस्तीज गोयद ई मकाम हैरतस्त, ख्वाजा मन किबला मन गुफ्त कोले हक बजा, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल का मिलारा रहनुमा। और दाता साहब की तालीमात को पढ़ें, गाहे गाहे पढ़ें। अगर कुछ समझ ना आ रही हो तो लोगों से पूछें, जो इसके अस्ताज़ा हैं उनके पास जाएं, उनसे पूछें, क्योंकि ये आपकी रूह को ज़िंदा करने की तालीमात है। आपको अल्लाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करने की जो है ना ये किताब है। और ये हस्ती और इसकी जो फैज़ आलम जो कहा गया हुआ है, वो फैज़ आलम कहा ही सिर्फ इसलिए गया हुआ है कि दाता के भी रोज़े पे हैं अनवार मदीना। तो ये अनवार मदीना जो समेटना चाहता है वो दाता हुजूर के रोज़े पे जाए, उनकी तालीमात से अपनी ज़िंदगी को उजागर करे। बेशक। और आपके पास ये जो 3 दिन हैं उर्स के हवाले से मैं अगेन ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो प्रोग्राम के आगाज़ में की रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे ज़ायरीन वहाँ पर आ रहे हैं, तो जो ड्यूटी पर लोग मौजूद हैं वो इंतज़ामिया के हैं, वो पुलिस के हैं, वो सिक्योरिटी के हैं, या फिर सिटी ट्रैफिक पुलिस के हैं, प्लीज़ उनके साथ ताउन कीजिए, अपने साथ साथ दूसरे ज़ायरीन का भी ख्याल रखें, दूसरों को भी मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। उस तकरीबात आप तीनों रोज़ मुलाहिजा कर सकेंगे सिटी 42 की स्क्रीन पर, स्पेशल ट्रांसमिशन की सूरत में भी, और इसके साथ साथ न्यूज़ में भी तमाम चीज़ें आप देख सकेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।